Hi, hello, and welcome, students. Welcome to the session. Myself, Prashant Gupta, welcoming you all to this class. आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन, जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी। और भी कुछ चीजें हैं जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, उन सब चीजों की भी बात करेंगे और उसको रिलेट करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात जो है हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात ये आती है कि रोटेशनल मोशन है क्या। अगर आप ध्यान से देखो तो रोटेशनल मोशन में एक चीज दिखाई देती है जो क्या है, रोटेशन। रोटेशन का बेसिक सा मतलब क्या होता है, आप जब भी कोई पार्टिकल किसी एक एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। क्या बोला मैंने? जब भी कोई पार्टिकल एक एक्सिस के अबाउट इसी डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो इस तरह के मोशन को आप बोलते हो दैट इज अ रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन की अगर आप डेफिनेशन लिखो तो बोल सकते हैं इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट about a center in circular path। तो जब भी इस तरह का मोशन जब होता है तो उसमें उसको बोलते हैं कि हमारे पास जो हो रहा है वो रोटेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। अब जो रोटेशनल मोशन होता है ये दो तरह से हो सकता है। या तो आप रोटेशन मोशन कर रहे होगे किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, या फिर आप कर रहे होगे अपनी ही एक्सिस के अबाउट। तो रोटेशन मोशन की दो तरह की बातें आती हैं। अगर मैं रोटेशन मोशन की बात करूं तो पहले तो ये मोशन हो सकता है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। और सेकंड क्या हो सकता है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब या तो आप अपने ही एक्सिस पर शक्तिमान बन के घूमते रहो, या फिर किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करो। तो ये दोनों ही जो होंगे आपके रोटेशनल मोशन में कंसिडर करे जाते हैं। फिक्स्ड एक्सिस से अबाउट तो बहुत सीधी सी बात है। लेट्स सपोज आपने पंखा चलता हुआ देखा है, तो जो भी आपका पंखा चल रहा है या जब पंखा चल रहा होता है तो क्या वो एक एक्सिस फिक्स होती है, और जो उसकी पंख है जो आपके साइड से, क्या वो उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो क्या वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो गया। अगर आपने कहीं वो घास काटने वाला, चारा काटने वाली मशीन देखी हो तो उसमें क्या वो जो हैंडल होता है वो क्या होता है सर, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो ये भी इस तरह की भी बातें आप कर सकते हो। अगर मैं बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे चले जाऊं तो जो इलेक्ट्रॉन है जो अपने न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट कर रहा है, क्या वो भी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये जितने भी रोटेशन है कैसे है, ये फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन है। अगर मैं बात करूं अर्थ की, तो क्या अर्थ अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है? हाँ सर। तो ये दो तरह की रोटेशन की बात होती है। एक, जब आप किसी और एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करते हो तो हो जाएगा रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, और जब आप अपनी ही एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर मोशन कर रहे होते हो तब होगा रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। यहां तक बात मेरे हिसाब से समझ आ जानी चाहिए। अभी कुछ आई गेस लास्ट क्लास में हमने टॉर्क को हल्का हल्का इंट्रोड्यूस करा था, वहीं से हम लोग बात स्टार्ट करेंगे और वहीं से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अगर बेसिकली मैं बात करूं, हल्की फुल्की सी बात अगर मेरे को याद आ रही हो कि लेट सपोज मेरे पास एक क्या था, पार्टिकल था, है ना भाई। इसका मास m था। इस पार्टिकल पर जब मैं कोई फोर्स लगाता था तो क्या होता था सर, इस पार्टिकल की क्या होती थी, स्पीड बढ़ती थी। और मैं बोलता था इसकी स्पीड, लेट सपोज अगर इनिशियल स्पीड 0 से स्टार्ट हुआ है तो फाइनल स्पीड कुछ भी हो जाएगी। अब मान के चलो इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई सर, ये 0 हुई, जो कि हो गई हाफ एम यू स्क्वायर होती थी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या एनर्जी बढ़ी है सिस्टम की? हाँ सर, बढ़ी है एनर्जी सिस्टम की। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो एनर्जी सिस्टम की बढ़ी वो ड्यू टू फोर्स, जो फोर्स ने जो वर्क डन करा वही सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में जाके स्टोर हो चुका है। ऐसा बोला जा सकता है क्या, कि जो आपने वर्क डन करा वो वर्क डन कहाँ गया, वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में जाके स्टोर हो गया, है ना भाई। और हमें स्टार्टिंग में एक बात और पढ़ाई गई थी जब मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था,
कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अपनी खुद की स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना, यानी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता रहेगा। अपनी स्टेट चेंज के अगेंस्ट एक क्या होता है, रेजिस्टेंस, जिसे बोलते थे इनर्शिया। इतनी बातें अगर हमको याद थी तो यहां तक बातें सही हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मान के चलता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, जो फोर्स ने जो वर्क डन करा, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इतनी बात हमें समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल है ना, और ये सारा पार्टिकल जो है इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, लेट्स सपोज m1 ये है, m2 ये है, m3, m4, m5, m6, ऐसे बहुत सारे आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और इन सब का आपकी इस एक्सिस से जो एंगल है, जो डिस्टेंस है, ये r1, r2, r3, ये सारे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर आपके पास क्या होंगे, ये मासेस होंगे। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस पर कोई एक ये जो फोर्स लगाया गया, और उस फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करने लगे, अब ये मूव करने लगे, इनके पास कुछ एक स्पीड आई, और ये इस एक्सिस के अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने लगे। अच्छा एक बात सोचो, ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, ये बात हमने बताई है। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी डेल थीटा अपॉन डेल टी। यानी ये सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सेम टाइम टी में सेम रोटेशन जो है वो दे रहे होंगे। जैसे कि हम समझ सकते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पेन है, पेन में यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। अगर इस पेन को मैं वैसे ऊपर लेकर जाऊं तो क्या हो रहा है, सर ये कुछ एंगल ट्रेवल कर रहा है। जितना ये एंगल ट्रेवल करता है और जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेट्स सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पर है, इन दोनों ने एंगल क्या सेम ट्रेवल करा बच्चे, यहाँ से और यहाँ तक एंगल कितना करा, लेट्स सपोज इस तरह से देखें तो पॉइंट एक यहाँ था एक यहाँ था, जब इसको रोटेट करा मैंने ऐसे, तो इन दोनों ने एंगल सेम ट्रेवल करा, पर क्या डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम, पर क्या डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ सर, तो यहाँ से एक रिलेशन आता था एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला, अगर आपको याद हो, और वहीं से आप निकालते थे क्या, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये दो चीजें हम निकालते थे। ठीक है सर, तो सर इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को एक बार स्टडी करने की कोशिश करें, तो मैंने बोलता हूँ एक काम करते हैं, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो सर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, इसको आप बोलोगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ऐसे सारे पार्टिकल्स को जोड़े तो हाफ mn vn स्क्वायर तक बात जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात सोच, क्या v इज इक्वल टू आर ओमेगा था, और सबके डिस्टेंसेस r क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे, तो कैसी चीज को लिख सकता हूं मैं, 1/2 m1 v1 को क्या लिख सकता हूं, r1 ओमेगा का होल स्क्वायर। सही है कहानी। क्या सिमिलरली v2 को लिख सकता हूं, बेसिकली r2 ओमेगा का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ओमेगा तो हर पार्टिकल के लिए सेम है, जित जो पार्टिकल जितना ज्यादा दूर होगा क्या वो उतना ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसकी वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में रिलेशन उस तरह से दिया जाएगा। तो v2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r2 ओमेगा का होल स्क्वायर। सिमिलरली बाकी सबके लिए मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ mn rn ओमेगा का होल स्क्वायर। ये बात कही जा सकती है सारी पार्टिकल्स के लिए। एक काम कर सकते हैं क्या सर, हम इसमें से हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें क्या, तो क्या बच रहा है, सर यहाँ बचता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, और प्लस जो भी सारे डॉट डॉट करके mn rn स्क्वायर तक की जो क्वांटिटीज है वो सारी बच जाएंगी। इस पूरे को एक समेशन के रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 समेशन ऑफ आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n mi ri square times omega square. So this is the rotational kinetic energy of the system. अब जरा एक बार सोचो, जो फोर्स आपने लगाई उस फोर्स की वजह से सिस्टम के पास क्या आती थी, काइनेटिक एनर्जी। यहां जो आपने फोर्स लगाई उस फोर्स की वजह से आपके पास क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो फोर्स आप लगाते थे क्या वो बेसिकली बताती थी आपका रेजिस्टेंस कितना रहा उस बॉडी का, जो मास से डिटर्मिनेंट होता था, टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर। और अगर आप यहां ध्यान से देखो तो क्या मुझे दिख रहा है, रेजिस्टेंस बॉडी का
टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर। तो अगर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में मैं क्या करूं, मैं बैलेंस बनाने की कोशिश करूं, तो क्या m की जगह ले ली है हाफ हाफ इसने m की जगह किसने ले ली है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर ने, और v की जगह ले ली है किसने, ओमेगा ने। ये जो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर है, इसको ही बोला जाता है कैपिटल आई या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे लीनियर मोशन में मास आपको इनर्शिया बताता है किसी ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशनल मोशन के रेजिस्टेंस के बारे में, सिमिलरली रोटेशनल मोशन में कैपिटल आई विच इज समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, ये आपको बताता है किसी भी पार्टिकल का रेजिस्टेंस इन इट्स रोटेशनल मोशन। क्या बताता है, रेजिस्टेंस इन इट्स रोटेशनल मोशन। बात क्लियर हो रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो आप डेफिनेशन लिखते हो, वो डेफिनेशन क्या है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट having masses m1 m2 m3 to mn at a distance of r1 r2 r3 to rn from an axis of rotation। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी होनी चाहिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भाई फिक्स होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू दी जाती है वो दी जाती है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I will be equals to summation of I m I r I square where I goes from 1 to n number of particles। This is called moment of inertia of a discrete object। बात क्लियर हुई है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिट क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, सर मास की होती है किलोग्राम और डिस्टेंस लिखा जाएगा मीटर में, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। दिस इज योर वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा एक बात अगर तुम देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर एम आई आर आई स्क्वायर है। अगर मैं आपसे पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पे डिपेंड करता है, या किन किन बातों से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, तो सबसे पहली बात अगर आप देखो कि क्या, क्योंकि ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअल मासेस कितने कितने डिस्टेंसेस पर रखे हैं उससे डिपेंडेंट ये बातें आती हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडेंट ऑन shape and size of object, shape and size of object। क्या इन बातों से डिपेंड करता है। अगर आप किसी पार्टिकल का शेप एंड साइज चेंज करो, लेट सपोज मेरे पास कोई सिक्का है, उस सिक्के को मार मार के अगर मैंने हथौड़े से पतला करके चपटा कर दिया, रहा वो अभी भी टेस्ट, लेकिन क्या उसका शेप एंड साइज चेंज हुआ, यस। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, और कह सकते हैं इट इज फंडामेंटली सेम, फंडामेंटली सेम फॉर सेम शेप एंड साइज। अगर आपके पास दो पार्टिकल हैं जिनका शेप और साइज सेम तरह का है, तो हो सकता है कि उनके लिए फंडामेंटली जो इक्वेशन आप यूज करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो कैसी होगी, सेम होगी। अभी हम लोग ड्राइव करेंगे कि कैसे वो वैल्यू यूज करनी चाहिए। थर्ड चीज किस पर डिपेंड करेगा, क्या ये एक्सिस और रोटेशन पर भी डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को उठाकर कहीं और शिफ्ट कर देंगे तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि सारे पार्टिकल्स का उस एक्सिस से डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, फंडामेंटली शेप सेम, शेप एंड साइज के लिए सेम हो सकता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। इसके साथ साथ क्या ये और डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पर, कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इट इज डिपेंडेंट ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसका बेसिक सा मतलब कहीं आपका डेंसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट डेंसिटी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा, अगर वेरिएबल डेंसिटी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा। मान लो आप अंदर से खोखले तो नहीं हो, बाहर आपका मास ज्यादा तो नहीं है, तो इन सब बातों से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आपका डिपेंड करता है। ठीक है,
तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, कैसी वैल्यू है, स्केलर वैल्यू है, यूनिट क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर होती है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, सर इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। इस तरह से आप बेसिक इंट्रोडक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है दे सकते हो। हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द रोटेशनल मोशन हमने स्टार्ट करा। चलो, तो सर रोटेशनल मोशन में आप क्या कर रहे थे, कोई एक फोर्स लगाते थे और एक चीज होती थी जो फोर्स में क्या देती थी, रेजिस्टेंस। अब वो हमने पढ़ ली, वो चीज क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फंडामेंटली पढ़ लिया, अलग अलग बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। हम कुछ स्टैंडर्ड केसेस ड्राइव करेंगे और कुछ स्टैंडर्ड केसेस समझेंगे, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन हमें ये बात क्या समझनी है कि भाई कुछ स्टैंडर्ड केसेस होते हैं जो हमको पता होने चाहिए। तो जो जो आपको पता होने लायक है वो सब मैं आपको पहले ही बता दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, सॉरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो उनके लिए मैं आपको पहले से ही बता दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाकर उसे रोटेट कराने की कोशिश करते हो तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो। लेट सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं इस एक्सिस के अबाउट क्या कराना चाहता हूँ, रोटेट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने इस पर ये फोर्स लगाया और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को, क्या ये स्टेशनरी था, ये रुका हुआ था, तो इनिशियली क्या होगा सर, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। जिस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा कि उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा। करेक्ट बात है। लेकिन क्या फिर भी मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं तो क्या ये घूम जाएगा, हाँ सर घूम तो जाएगा। तो मान के चलता हूं कि आपने जिस, देख लीनियर मोशन, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लीनियर मोशन में जो चीज आपने आपको ट्रांसलेट करवाया दैट इज फोर्स, बट सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में जो चीज आपको रोटेट कराने पे मजबूर करती है वो फोर्स नहीं है, दैट इज टॉर्क। एक क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं दिस इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या होता है सर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या ये है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों के बीच में अगर मैं एक क्या बनाऊं, वेक्टर बनाऊं, ये है मेरा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्रॉसेस विद एफ वेक्टर, ये जो क्वांटिटी होती है इसको बोला जाता है कि क्या है सर, दिस इज माय टॉर्क। सर ऑब्वियसली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं कि इसका यूनिट क्या होगी, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन, और ऑब्वियसली डिस्टेंस है आपका वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर, तो मीटर हो जाएगी इसकी क्या, यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो क्या डायमेंशन भी बता सकते हो मुझे, सर न्यूटन की क्या होती थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये हो जाएगा सर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक मीटर के साथ में एक और है, क्योंकि डिस्टेंस वाला आर वाला मीटर साथ में, तो इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, फंडामेंटल एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, ये है एसआई यूनिट। और अगर मैं पूछूं आपसे कि डायमेंशन क्या होगी, तो क्या इसी से हम डायमेंशन बता सकते हैं कि सर ये हो जाएगा केजी का मतलब क्या, मास, तो कैपिटल एम, मीटर का मतलब क्या, लेंथ यानी एल स्क्वायर, और टाइम का मतलब क्या, सेकंड यानी टी माइनस टू। तो ये आपकी हो जाएगी डायमेंशन। डायमेंशन पता चल गई है, ऐसा यूनिट पता चल चुकी है, पता चल चुका है वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, इसका फील लेने की कोशिश करो कि बेसिकली ये है क्या। मान के चलो ये एक दरवाजा है, इस दरवाजे पर आप हो और आपका छोटा भाई है। क्योंकि आप थोड़े से बड़े हो गए हो तो आप उसको थोड़ा सा जोर जबरदस्ती दिखाकर उसको अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हो। ये आपके दरवाजे का हैंडल है और यहाँ पर दरवाजा जो है वो आपकी दीवार से लगा हुआ है। ठीक है भाई, इस तरह से। ठीक है, आप क्या कहते हो, अपने भाई को बोलते हो कि भाई एक काम कर। उस भाई ने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ रखी है, ठीक है, वो आ गया भाई 9वीं 10वीं में आ गया, 11वीं 12वीं में आ गया, उसने भाई थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ रखी है। तो बोलता है भैया एक काम करो, इस दरवाजे को एक आप खोलो और एक मैं खोलता हूँ, देखते हैं कौन कितनी आसानी से खोल लेगा। तो सबसे पहले बड़े भैया आते हैं, है ना, सबसे पहले आता है छोटा भाई। छोटा भाई क्या करता है, उस दरवाजे को यहाँ पर फोर्स लगा के खोलता है, फोर्स बाय छोटा भाई, और आसानी से खोल देता है। वो कहता है बड़ा भैया ये क्या, दरवाजा खोलने का बड़ी बात है, मैं भी खोल दूंगा। तो कहता है भाई एक काम करो, इसको ना आप यहाँ से खोलने की कोशिश करो। बड़े भैया यहाँ से दम लगाए जा रहे हैं, बहुत दम लगा रहे हैं, दरवाजा खोलने को राजी नहीं। अब एक बात सोच,
क्या फोर्स यहां की ज्यादा थी या यहां की ज्यादा थी? सर फोर्स तो ऑब्वियसली बड़े भैया ने ज्यादा लगाई है, लेकिन रोटेशन कौन इजीली प्रोड्यूस कर रहा है? रोटेशन इजीली ये प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपको इस चीज को और अच्छे से फील लेना है तो एक काम करो, आप ही फोर्स लगाओ, ठीक है? सारे फोर्स आप लगाओ पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे लगाओ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे लगाओ, और अब देखो जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के बाद रोटेट करता है ना भाई दरवाजा, जैसे जैसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ जाओगे वैसे वैसे सेम फोर्स के लिए दरवाजे को जो घुमाना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स तो सेम है, लेकिन उस फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस करा जा सकता था, जो रोटेशन प्रोड्यूस करा जा सकता था, अब वो कम हो गया है। क्योंकि भाई टॉर्क क्या था? आर क्रॉस एफ। तो भाई आर क्रॉस एफ अगर मैं करूं तो सर आर डिस्टेंस तो क्या है, कम होता जा रहा है, तो सेम फोर्स के लिए टॉर्क की वैल्यू कम होती जा रही है, कम रोटेशन आपको मिलेगा सेम फोर्स के लिए। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आप सोच सकते हो। इसके आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलेंगे कि मोस्टली जो दरवाजे होते हैं वो आप बीच से खोलते हो आसानी से खुल जाते हैं, ठीक है? सबसे बेसिक चीज है। बड़े बड़े दरवाजे जो होते थे वो आप बीच से खोलते हो आसानी से खुल जाते हैं, साइड से खोलते हो नहीं खुलते हो। जब भी कोई दरवाजा तोड़ना होता है तो आप एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर फोर्स लगाते हो रेदर देन आप हिंज पे फोर्स लगाओ। तो ये सब बातें हैं, दरवाजों से रिलेटेड बातें दया को बहुत अच्छे से पता होंगी, ठीक है? इसलिए आप देखते हो यार जब भी दरवाजा तोड़ता है कहाँ तोड़ता है? मिड पॉइंट पे मारता है लात। क्यों? उसको पता है कि साइड से मारूंगा मेरी लात टूट जाएगी, दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए कहाँ मारता है? मिड पॉइंट पे। उसको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है भाई, सीआईडी में ऐसी थोड़ी है। उसको पता है कि मिड पे मारूंगा मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि दरवाजा खुल जाए मेरी लात से, रेदर देन अगर मैं हिंज के पास मारूं तो। ठीक है? जोक्स असाइड, मेरे को एक बात समझ में आ गई। सर टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है? रोटेशन प्रोड्यूस करता है। अब सर ये जो टॉर्क है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा था? रोटेशनल एक्सेलरेशन। और क्या मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि इस रोटेशन एक्सेलरेशन में जो चीज रेजिस्टेंस देगी वो क्या है? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो F इज इक्वल टू में क्या करता था सर? एक लीनियर फोर्स था जो एक लीनियर एक्सेलरेशन देता था, रोटेशन होता, और जो रेजिस्टेंस होता था वो मास होता था। तो क्या सिमिलरली मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। एक इक्वेशन ये है बच्चे आपके काम की, और दूसरी इक्वेशन ये है। क्या ये दोनों टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ सर टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी अगर मेरे पास कोई फोर्स है उसमें क्या एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्या ये उस ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी डिपेंड करता है? क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो आर क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू आई टाइम्स अल्फा, यानी अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी आर क्रॉस एफ डिवाइडेड बाय आई। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा क्या उसमें उतना ही कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा? कम एंगुलर टॉर्क नहीं, क्या उतना ही कम एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? क्या कह सकते हैं जिस क्वांटिटी में जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उतना ही कम रोटेट होने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा रोटेशन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। क्या बात समझ आ रही है? क्या लिंक बैठ पा रहा है? क्या दिमाग में घुस रही है बातें? पक्का बच्चे? अब सोच, कुछ खास नहीं है इसमें, इजी सी बात है। तो मेरे को एक मतलब मिल गया था। ये जो इक्वेशन है ना, अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आता था तो ये इक्वेशन से टॉर्क निकालते हो और उस टॉर्क को आई अल्फा से इक्वेट करके या तो आई की वैल्यू या आई की वैल्यू डाल के अल्फा की वैल्यू तुम आसानी से निकाल सकते हो। तो बात यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक काम करते हैं सर, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देते हैं मैं आपको। देखो ड्राइव करने का कोई फायदा नहीं है ना, तुम्हारे एग्जाम में डेरिवेशन आने वाली है, बस समझ के चलो कि क्या हो रहा है। सबसे इजी चीज जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें समझने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड अ रिंग। ठीक है भाई? मेरे पास क्या है बच्चे? एक रिंग है। और इससे मैं आपको बहुत एक लॉजिकल बात और बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास एक रिंग है और मैं इस रिंग का आपसे पूछूं कि सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, यानी मैं क्या चाह रहा हूं कि जो मेरी रिंग थी इस रिंग को मैं सेंटर के अबाउट रोटेट कराना चाह रहा हूं कुछ इससे। ठीक है भाई? इस तरह से रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो एक ध्यान से देखो, अगर मैं इस रिंग के बहुत छोटे 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 क्या कर दूं, टुकड़े कर दूं। क्या कर दूं बच्चे? टुकड़े। बहुत छोटे 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 क्या कर दूं, टुकड़े कर दूं। हर टुकड़े को एक छोटा नाम M1 दे दूं, M2 M3 M5 ऐसे करके Mn टुकड़े दे दूं। तो क्या इन सारे टुकड़ों का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, क्या वो हमेशा इसका रेडियस r रहने वाला है? और सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन थी समेशन ऑफ आई गोइंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल N एम आई आर आई स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या होगा?
सर RI R1 R2 R3 R4 R5 ये सब क्या, ये सारे कैपिटल आ रही है, तो क्या मुझे लिखना चाहिए M1 R का स्क्वायर प्लस M2 R का स्क्वायर प्लस M3 R का स्क्वायर और डॉट 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 करके MN R का स्क्वायर। क्या इसी के इक्वल होगी ये कहानी? एक काम कर, आर स्क्वायर कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा सर? आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचेगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और डॉट 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 MN। अगर ध्यान से देखो ये क्या है सर, ये समेशन ऑफ ऑल मासेस है क्या? तो क्या मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग is equals to mr square, जहां m is the mass of the ring, m is equals to mass of ring and r is the radius of the ring। तो एक m मास की r रेडियस की रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा बच्चे एम आर स्क्वायर। इस बात को ऐसे में समझना क्योंकि मुझे पता है कि सारे का सारा मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, रेडियस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या बोल सकता हूं भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है। क्या बताता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? रेडियस पर है। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का बच्चे? वेरी गुड। अब एक छोटी सी बात सोचो, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। क्या मैंने तुम्हें बताया था सेकंड पॉइंट कि शेप एंड साइज पे तो डिपेंड करता है, लेकिन क्या सेम शेप और साइज के लिए सेम होता है? याद कर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना और फिर एक क्वेश्चन मेरे इस क्वेश्चन का जवाब देना। एक काम कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास ना एक टोटल मास m था, ठीक है? उस m मास के मैंने कर दिए टुकड़े, और टुकड़े करके मैंने m/4 मास तो अपने पास रखा इस तरह से। कितना मास अपने पास रखा है? m/4। और बाकी मासेस जो है वो तो चले गए साइड से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अबाउट दी सेंटर, मान लो ये अगर सेंटर है, मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? क्या बता सकते हो अगर रेडियस r है? क्वेश्चन समझ गए हो कि मेरे पास एक रिंग थी जिसका मास कैपिटल M था। ये पास्ट टेस्ट में चल रही बात है। करंट टेस्ट में क्या है? करंट टेस्ट में बात ये चल रही है कि अब इस रिंग का, जिस ये जो आपके पास 1/4 रिंग बची है, इसका इस एक्सिस के, इस सेंटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये बता दीजिए। ये करंट में बताइए क्या होने वाला है। ठीक है भाई, बताओ क्या होगा? सर अगर दोबारा से मैं सोचूं, मैं सब भूल जाता हूं। मैं बस ये याद रखता हूं कि अभी भी मैं इस रिंग के टुकड़े कर सकता हूं, हाँ सर टुकड़े कर सकते हैं बहुत सारे। और अगर अभी भी टुकड़े कर सकता हूं, क्या क्या फिर से उन्हीं टुकड़ों के लिए लिख सकता हूं m1 कैपिटल R स्क्वायर प्लस m2 कैपिटल R स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। दोबारा से क्या आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? समेशन ऑफ ऑल द मासेस। सही लिख रहा हूं भाई? इज इक्वल्स टू आई। तो ध्यान दे कि आई की जो वैल्यू आई, आई स्मॉल m R स्क्वायर, वेयर स्मॉल m इज व्हाट? स्मॉल इज दी, m इज दी मास ऑफ दी आर्क। ये जो आपको चाप दिखाई दे रहा है, जो 1/4 पार्ट बचा है आपके पास, उसका मास है एम आर स्क्वायर। तो मुझे एक बात समझ में आई, देख रिंग में क्या था? टोटल मास m की रिंग थी, r डिस्टेंस की रेडियस पे थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूं? रिंग के कितने ही टुकड़े करूं, उस रिंग का कोई भी पार्ट अगर उसका मास m और रेडियस r है तो क्या होने वाला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। बात खत्म। अरे बात खत्म भाई। अगर मेरे पास m मास का कोई क्या है? आर्क है जिसका सेंटर से रेडियस r है, और आप सेंटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर। ये तो बात सही है। अब मुझे एक और इंफॉर्मेशन थी कि पूरी रिंग का था कैपिटल एम, इस वाली रिंग का क्या हो जाएगा सर? कैपिटल एम डिवाइड बाय 4 आर स्क्वायर। लो जी, हो गया आंसर। क्या बात समझ आई? सर पूरी रिंग का था कैपिटल एम, तो अब जो 1/4 रिंग आपके पास बची उसका क्या होगा? कैपिटल एम बाय 4 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। हमें याद क्या रखना है कि जो भी रिंग का मास है टाइम्स आर स्क्वायर रिंग का होगा। बात खत्म। कैसे? एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ सकता हूं। लेट सपोज मैं तुझे दे रहा हूं कि ये तेरे पास रिंग है और इस रिंग का जो एंगल है ये है 60 डिग्री। ठीक है बच्चे? इस रिंग का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री एंगल है। आपसे पूछा गया है
और इस रिंग और इसका जो मास है ना, इस वाला जो पार्ट है, इसका जो मास है दैट इज स्मॉल एम, और रेडियस है आर। आपको बताना व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन। बताओ। 60 डिग्री बनाता है वो आर्क, जो आर्क में जो आपके पास जो रिंग है, उस रिंग का मास है क्या, ये एम। और फिर आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी से बता दो। क्या तुम्हें एक बात समझ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तो सबसे पहले बताया था, जितनी भी सिमेट्री सेम होते हैं उन सबके लिए सेम होता है। ये सिमेट्री क्या है? रिंग की सिमेट्री है। इसका मतलब अगर इसका मास m है तो एम आर स्क्वायर कर दो, बात खत्म। मास ऑफ द रिंग ही तो चाहिए था सर, और मास ऑफ द आर्क ही तो चाहिए था, और मास ऑफ द आर्क आपने दे रखा है, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? एम आर स्क्वायर हो गया, बात खत्म। सर पिछले वाले में फिर कैपिटल एम बाय 4r² क्यों करा था? क्योंकि पिछले वाले में क्वेश्चन ये था कि पूरी रिंग का कैपिटल एम है तो 1/4 रिंग का क्या होगा। मैं स्मॉल एम में भी आंसर छोड़ सकता था, क्योंकि स्मॉल एम और कैपिटल में मेरे पास रिलेशन था, तो मैंने उसको ऐसा लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, पक्की बात। चलो जी, रिंग का समझ आ गया। अच्छा एक बात बता, अगर ऐसी बहुत सारी रिंग में क्या करूं, एक के ऊपर एक रख दूं, तो क्या बनेगा? एक रिंग ली, उसके ऊपर एक और रिंग ली, फिर इसके ऊपर एक और रिंग ली, और फिर इसके ऊपर क्या कर रहा हूं? ऐसे तो समझ पा रहा है मेरी बात, कि मैं ऐसी बहुत सारी रिंग्स क्या कर रहा हूं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखता जा रहा हूं। ठीक है, तो तुझे क्या बनता सा दिख रहा है बच्चे? क्या बन रहा है ये? सर अगर एक रिंग का मास, मैं मान के चलता हूं इस एक रिंग का मास स्मॉल एम था, और ये सारी रिंग मिलके जो मास बनाती हैं वो बनाती हैं कैपिटल एम। कैपिटल एम इज दी मास ऑफ ऑल रिंग्स। तो अगर मैं इन सबको अब एकदम से क्या कर दूं, चिपका दूं, तो क्या तुझे लग रहा है कि एक सिलेंडर बन जाएगा? जरा सोच के बता। एक कैपिटल एम मास का, आर रेडियस का, क्या एक हॉलो सिलेंडर बनता दिख रहा है तुझे? क्या बन रहा है जी? हॉलो सिलेंडर बन रहा है। क्या हॉलो सिलेंडर जो होता है वो बहुत सारी रिंग को एक के ऊपर एक रख के ही बनता था। अब अगर मैं तुझसे पूछूं कि इस सिलेंडर में सेंटर एक्सिस के अबाउट रोटेशन अगर मैं करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो होता था कैपिटल एम आर स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म कहानी। रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझो कि इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सर इसमें भी जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब कहाँ है? आर रेडियस पर है अबाउट द एक्सिस। एक्सिस से अगर मैं डिस्टेंस देखूं, एक्सिस से अगर सारे मास का डिस्टेंस देखूं, तो एक्सिस से सारे मास का डिस्टेंस अभी मुझे क्या दिख रहा है? सर कैपिटल आर ही दिख रहा है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? कैपिटल एम आर स्क्वायर। क्या बात समझ आई मेरी? तो रिंग की बात करो, रिंग के किसी भी पोर्शन की बात करो, हॉलो सिलेंडर की बात करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम आर स्क्वायर, कंसिडरिंग सेंटर का डिस्टेंस जो रेडियस है वो आर है, और उस एलिमेंट चाहे वो रिंग है, चाहे वो आर्क है, चाहे वो सिलेंडर है, उसका मास कैपिटल एम, यानी जो भी कंसिडरेशन में है उसका टोटल मास अगर एम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर। क्या बात समझ आ गई इतनी? पक्का? श्योर? बहुत अच्छा। रिंग के बाद जो दूसरी चीज आपके काम की है दैट इज कॉल्ड डिस्क। डिस्क का मतलब क्या होता है सर? कि आपके पास है तो रिंग ही, पर अब वो अंदर से कैसी है? उसके अंदर भी मास भरपूर है। ये पूरा क्या है? खाली नहीं है। ये क्या है बच्चे? भरा पड़ा है पूरा। इसके अंदर भी क्या है? वेट है, खाली नहीं है ये। इसको बोलते हैं क्या? डिस्क। अब इस डिस्क को भी मैं कैसे लेकर जा रहा हूं? इसको भी मैं सेंटर के अबाउट ही रोटेट कर रहा हूं, पर इस बार भी ठीक है। यानी ये इस डिस्क का सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट में रोटेट कर रहा हूं, यानी यहां इस पॉइंट के अबाउट में रोटेट कर रहा हूं। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, देख ड्राइव में कर सकता हूं, पर ड्राइव का कोई फायदा नहीं है, तो फॉर्मूला याद रख ले कि जो रिंग है उसका हाफ है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। मैं ड्राइव कर सकता हूँ पूरा का पूरा, पर कोई मतलब नहीं, ना तुम्हारे काम का वैसे है और ना ऐसे है, तो क्यों लिखना फालतू में, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना? एम आर स्क्वायर बाय 2 किसका बच्चे? डिस्क का। किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। जब डिस्क का मास जो है वो कैपिटल एम है, और जो रेडियस है वो कितनी है? आर। याद रखना, पूरी डिस्क का टोटल मास कैपिटल एम और रेडियस आर अगर होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर। सर ये जो वो वाली बातें थी जिसमें आप बोल रहे थे कि कोई भी पोर्शन ले लो तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता था, क्या वो इसमें भी वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है।
धड़ल्ले से वैलिड है। इसका मतलब अगर मैं कोई डिस्क का पोर्शन लूं इस तरह से, ठीक है भाई, ये मैंने क्या लिया, एक डिस्क का पोर्शन लिया। अगर इस पोर्शन का मास स्मॉल एम और इसका रेडियस आर है, और अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट क्या कराऊं, रोटेट कराऊं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। एज सिंपल एज दैट, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम पहले की तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस पर एक, क्या सर इसमें वो वाली चीज भी लागू होगी जो आप बोल रहे थे, डिस्क के ऊपर अगर मैं बहुत सारी डिस्क रख दूं तो क्या होता था, उसमें बनता था आपके पास हॉलो सिलेंडर। यहाँ डिस्क के ऊपर अगर डिस्क रखता रहूंगा तो क्या बन जाएगा, एक सेकंड रुको, अगर यहाँ मैं डिस्क के ऊपर डिस्क रखता रहूं तो क्या बनेगा बच्चे, क्या हॉलो की जगह आपकी बन जाएगा सॉलिड सिलेंडर। क्यों भाई, देखना, ऐसे आपने बहुत सारे क्या करे, एक के ऊपर एक डिस्क रख दी बहुत सारी, तो क्या बन रहा है भाई, क्या ऐसे सिलेंडर सा होता दिख रहा है तुमको, एक के ऊपर एक बहुत सारी डिस्क रख दी। इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फिर से। ओके भाई, क्या हो गया, क्या तुम्हें सिलेंडर बनता सा दिख रहा है, इस सिलेंडर का अगर एक डिस्क का मास स्मॉल एम था, अब मैं बोल रहा हूँ ये सारी डिस्क मिलके कितना मास दे रही हैं, सर मान लेते हैं कि जो मिलके मास दे रही हैं, अरे भाई चलो, एक सेकंड रुको यार, ये रुक क्यों गया, एक सेकंड रुकना यार, कुछ तो इसका सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, चल के नहीं रहा जी ये। हाँ भाई, सॉर्टेड। तो मैं क्या बोल रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होने वाला है, क्या तुमको ये डिस्क दिखाई दे रही है, अगर एक स्मॉल डिस्क का जो मास स्मॉल एम था, इन सारी डिस्क का मास क्या मैं मान के चलता हूँ कैपिटल एम, और रेडियस क्या मान के चलता हूँ, रेडियस मान के चलता हूँ कैपिटल आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ, कैसा बन गया ये, सॉलिड सिलेंडर, किस एक्सिस के अबाउट, एक ऐसी एक्सिस जो कहां से पास करती है, इसके सेंटर से पास करती है कुछ इस तरह, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो कितना मिलेगा, कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमें जिसका पता चल चुका है, हमें सॉलिड सिलेंडर का पता चल चुका है, और किसी पोर्शन का, सबका आप एम आर स्क्वायर बाय 2 लिख के रख सकते हो। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, मान लो कभी तुम्हें क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि एक डिस्क का मास कैपिटल एम था, अब 1/4 ऑफ द डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट क्या होगा, तो यार ध्यान रखो, क्योंकि डिस्क 1/4 कर दी गई, इसका मतलब मास 1/4 कर दिया गया, इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, मुझे अब पूरी डिस्क का मास यूज नहीं करना है, मुझे अब वो 1/4 डिस्क का मास यूज करना है। तो 1/4 अगर डिस्क है मेरे पास,
तो इसका मास पूरी डिस्क का कितना हो जाएगा, m/4, डिस्टेंस है r, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m/4 r स्क्वायर 1/2, तो ये हो जाएगा m r²/8। तो आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इसको याद रखना, ठीक है। इसका मास कितना है, m/4 है, टोटल डिस्क का कैपिटल M था, तो 1/4 ऑफ डिस्क का मास क्या होगा, m/4 होगा भाई। बात क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 1/2 mr², तो उस m की जगह ये m रख दिया, बात खत्म, जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे में चार जो प्रॉपर्टीज हैं, चार जो है रिंग, हॉलो सिलेंडर, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपके पास आती है, थर्ड कंपोनेंट ही बोलूंगा उसे हम बोलते हैं रॉड, ठीक है भाई। रॉड में आपको ये कंसिडरेशन लेके चलनी है, जो इसकी लेंथ है बस वही है, इसकी विड्थ जो है वो निग्लिजिबल है। एल लेंथ की एक आपके पास रॉड है, और इस रॉड को अगर मैं सेंटर के अबाउट रोटेट करूं, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है ml²/12। इसका मास m, लेंथ l, एक m मास की l लेंथ की अगर मेरे पास रॉड है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12। अगेन डेरिवेशन में नहीं जाना, सिंपल सिंपल रिजल्ट की बात करो, ठीक है कहानी। इसके बाद सिर्फ दो चीजें और हैं जो मेरे काम की है, और उसके बाद मेरे पास दो हैं थ्योरम्स जो काम की है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे सॉलिड्स, उसके बाद हम बात करते हैं हॉलो स्फीयर की। कैसा स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हेडिंग डाल लो भाई, हॉलो स्फीयर मतलब गोला। कैसा गोला, जैसे बास्केटबॉल हो गया, अंदर क्या होती है, हवा होती है, फुटबॉल हो गया, अंदर क्या होती है, हवा होती है। तो ये जो है क्या है, ये सारे हॉलो स्फीयर है। तो कभी किसी भी हॉलो स्फीयर की अगर आप ध्यान से देखो यार, हॉलो स्फीयर की एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस, फर्क तो पड़ता नहीं, हर जगह से जो है वो सेम ही दिखाई देता है। तो इसको अलोंग द डायमीटर, अगर मैं आपसे पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो अलोंग द डायमीटर एक हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/3 mr², ठीक है। आपको क्या रखना है, एक हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 2/3 mr², ठीक है। अगर मैं यही बात करूं सॉलिड स्फीयर की, तो अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं, तो बेसिकली इसमें चेंज क्या होगा, अब इसमें अंदर जो है मास भी है ना भाई। अब इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर भी मास है, सारा का सारा मास सिर्फ सरकमफ्रेंस पर ही कंसंट्रेटेड नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था कि सारा का सारा मास क्या था भाई, सिर्फ और सिर्फ सरकमफ्रेंस या कह सकता हूँ सरफेस पे कंसंट्रेटेड था। इसमें जो एम मास है वो सरफेस के साथ साथ इनसाइड हर जगह टोटल मास जो है वो आपके पास कैपिटल एम है, और रेडियस अगर मैं मान के चलूं कैपिटल आर है। तो अगर मैं आप पूछूं कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है, तो अब ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/5 mr², ठीक है। तो एक 2/3, एक 3/5 mr²। अगर आप इन सब में पूछो कि सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, अगर मैं ध्यान दूं एम मास में अगर मैं बात करूं, और फिर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस चीज का है, तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, क्यों भाई, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज का है, उसका आंसर एक बार सोचो, ठीक है, बताना मुझे। तो ये 5 सिमेट्रीज हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको पता होना चाहिए, आगे जाके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें भी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम लोग यूज करेंगे। समझ के चलो, बहुत आसानी से याद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन की हमने बात कर ली है, रोटेशन की डेफिनेशन की हमने बात कर ली है, टॉर्क की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की पहले हम लोग बात कर चुके हैं इन जनरल, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन याद हो, जहां मैंने टॉर्क को इसीलिए बताया था कि सर एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती थी सर, इसको लिखते थे आर क्रॉसेस पी, एक फॉर्मूला तो ये है इसका, और इसी चीज को मैंने क्या बोला था, आगे जाके बताऊंगा कि इसी चीज को लिख देते आई ओमेगा, ठीक है। आर क्रॉसेस बी का बेसिक मतलब क्या, अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म दी गई है एक पार्टिकल की जो क्या कर रहा है, किसी मोमेंटम पी से जा रहा है किसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ओ के रिस्पेक्ट में, तो ओ से उस पॉइंट का जो वेक्टर था वो आर था, आर क्रॉस पी करूंगा तो एंगुलर मोमेंटम मिलता था। और सिमिलरली अगर लेट्स सपोज मेरे पास कोई पार्टिकल है जो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया से किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसको आई ओमेगा जो होता है वो भी उसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो आप इस तरह से एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और जो आपकी सेकंड पॉइंट थी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि आपको क्या करना है कि अगर नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम अगर जीरो होगा तो मैं बोलूंगा कि सिस्टम पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। और इसके जो दो मोस्ट फेमस केसेस थे, एक तो स्केटिंग वाला, आइस स्केटिंग वाला प्रॉब्लम, और दूसरा जब एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क आप रख देते हो उसके बाद क्या होता है। ये दोनों प्रॉब्लम मैंने आपको उस टाइम समझा दिए थे। एनर्जी का क्या लॉस रहेगा, उस तरह की सारी बातें जो थी हम लोग कर चुके थे इस केस में, ठीक है। तो अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमने बात की, अब हम बात करते हैं थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही समझ के चलें। सबसे पहले होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बेसिक सा मतलब क्या है, देखो बहुत बार ऐसा होगा ना, जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, लेकिन क्या अर्थ सन के अबाउट भी रोटेट कर रहा है? हाँ सर, हो तो ऐसा रहा है। तो क्या अब मैं बोलूं कि एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी एक्सिस के अबाउट तो है, पर मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अबाउट देखना चाहता हूं, तब मैं वहां लगाता हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, लेट्स सपोज तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है। किसके अबाउट बच्चे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आप चाहते हो किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जो कि क्या हो, इसके पैरेलल हो। आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो। लेट्स सपोज मेरे पास ये फोन है, ये फोन ऐसे ऐसे करके घूमता है, मैं चाहता हूं कि मैं इस फोन को इस एक्सिस के अबाउट ऐसे 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 करके घुमाऊं। बात समझ रहे हो? ये फोन का अपना इस एक्सिस के अबाउट अपने सेंटर के अबाउट एक मोमेंट सेंटर, क्या बोल रहा हूं मैं, इस फोन का अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं इस फोन को इस एक्सिस के अबाउट ऐसे करके घुमाऊं। तो मुझे क्या करना है, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसका टोटल मास क्या है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस इज इक्वल्स टू moment of inertia due to the center of mass plus mass of the object, total mass of the object plus distance between the center of mass and the new axis square. So this is the parallel axis theorem. अब इसको यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो। कंडीशन क्या है कि आपको उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता होना चाहिए। उस केस में एक छोटा सा इसका मैं एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं कि ये यूजफुल कैसे है। कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक डिस्क अगर मेरे पास है, तो उस डिस्क का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr² 2। ठीक है भाई, मेरे पास ये डिस्क थी, इसका मास m था और जो रेडियस थी वो r थी। तब अब मैं बोलूं इसी डिस्क को आप इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करो, है ना भाई, कड़ा देखा है तुमने, कड़ा मान लेते वो फुल है, और फिर मैं आपसे पूछूं कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये बताओ इस डिस्क के अबाउट। तो सर इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्या मैं लिख सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md²। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये इसका सेंटर ऑफ मास ही था, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है क्या है mr²/2 प्लस टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है सर, कैपिटल M ही है, और डिस्टेंस इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में क्या है सर, r है, तो r का स्क्वायर, यानी mr²/2 प्लस mr। तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम 2 ले लूं तो क्या हो जाएगा सर, 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली हो जाएगा 3/2 mr²। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स, क्या बोल सकते हैं इस पॉइंट को, अपनी एक्सिस के अबाउट, मतलब अपने सरकमफेरेंस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस तरह से हो सकता है। एक एग्जांपल और करके देखो, लेट सपोज मेरे पास क्या था, एक रॉड थी, रॉड की जो मास था वो कैपिटल M, और जो इसकी लेंथ थी वो थी L। अगर सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पूछूं तो सर सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा है कि क्या होता है ml²/12, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है। अब मैं बोलूं किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो क्या करेंगे सर, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होना चाहिए सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m×d²। सर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मिड पॉइंट के अबाउट है, क्या ये इसकी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? करेक्ट बात है, तो लिखना चाहिए क्या ml²/12 प्लस टोटल मास क्या है m,
अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है सर? टोटल लेंथ एल थी, तो ये लेंथ होगी L/2, तो भैया ऐड कर दो L/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा सर? ml² / 12 प्लस ml²/4। नीचे से अगर मैं एलसीएम ले लूं 12 को, तो कितना आ जाएगा? ml² प्लस 3 टाइम्स ऑफ ml², तो बेसिकली हो जाएगा 4ml²/12। इसको मैं लिख सकता हूं ml²/3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यू एक्सिस। यानी एक एंड के अबाउट, किसी भी रॉड के एक एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? ml²/3। और नॉट जस्ट के एक्सिस पर ही बता सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है मान लेते हैं L है, तो इस अबाउट के अबाउट क्या होगा सर? दोबारा से ml²/12 करना है और ऐड क्या कर देना है? टोटल मास तो m ही था, डिस्टेंस इस बार कितना है सर? डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है नई एक्सिस से वो कितना है? L, तो L का स्क्वायर कर दिया। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को ऐड करूं तो क्या आएगा सर? आ जाएगा 12 वहां जाएगा तो बेसिकली आ जाएगा 13/12 ml²। ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब आपको अगर किसी एक्सिस की सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप उसके किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बता सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बात क्लियर है? चलो, एक और थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये बेसिकली क्या होती है? ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है 2D ऑब्जेक्ट्स पर, ओनली एप्लीकेबल ऑन 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। तो कभी कभार लेट सपोज एक नंबर में कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ एक्सेप्शन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एप्लीकेबल ऑन अ 2D ऑब्जेक्ट, तो सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स पर ही एप्लीकेबल होती है। अब थ्योरम क्या जान लेते हैं। अगर मेरे पास कोई 2D ऑब्जेक्ट है और इस 2D ऑब्जेक्ट का एक एक्सिस, लेट सपोज मैंने बोला इस एक्सिस को x बोल देता हूं, x और -x, तो इस एक्सिस को मैं बोलूंगा आई एक्स एक्स एक्सिस, यानी x एक्सिस, x और -x के डायरेक्शन में जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे पता है, और मुझे आई वाई वाई, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये एक्सिस हो जाएगी आई वाई वाई। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, अगर ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, तो तीसरी एक्सिस जो क्या होगी? इन तीनों पे परपेंडिकुलर, इन दोनों पे परपेंडिकुलर, यानी आई जेड जेड। तो मैं लिख सकता हूं कि सर आई जेड जेड वैल्यू जो होगी वो बेसिकली होगी आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो एक प्लेन में होती हैं, उनका समेशन उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्विवेलेंट होता है। बात समझ आ गई? पक्की बात है। अब इस चीज को जरा यूज करो। मान के चलो मेरे पास क्या है जी? एक डिस्क है। ठीक है जी, क्या है जी? ये मेरे पास डिस्क है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस डिस्क का इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है सर? ये होता है mr²/2। और ये कौन सी एक्सिस के अबाउट है? क्या ये प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस वाली एक्सिस है? मतलब ये एक्सिस है ना, ये वाली, तो यानी ये क्या है? आई जेड जेड है। इसका मतलब ये आई जेड जेड किसके बराबर होगा सर? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक तो आई एक्स एक्स और एक आई वाई वाई। ये है एक्स एक्स और ये है आई वाई वाई, इनके समेशन के इक्वल होगा। और क्योंकि अगर मैं देखूं आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों सिमेट्रिकल है, अगर यार ऑब्वियसली डायमीटर पे है ना, तो डायमीटर के इस तरफ और उस तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए सेम है, तो क्या मैग्नीट्यूड में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों सेम होंगे? सब बिल्कुल सेम होंगे। तो क्या मुझे लिखना चाहिए कि mr²/2 जो कि आई जेड जेड है, इट इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। क्या आई वाई वाई को आई एक्स एक्स ही लिख दूं तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू mr²/2, यानी लिख सकता हूं आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू mr²/4। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। या डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना, अगर मेरे पास कोई डिस्क है उसको उसके डायमीटर के अबाउट अगर रोटेट करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा। सेंटर, लेट्स सपोज आपके पास थाली है, उस थाली को अगर आप उसको सेंटर पे घुमा के घुमाते हो, जैसे कृष्ण जी अपना
वो घुमाते थे, चक्र घुमाते थे, सेंटर के बाद घुमा रहे हैं ना भाई, तो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2। लेकिन अगर आपने उसी को, थाली को लेकर अगर आपने आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे करके, लेट्स सपोज जो टॉफी होती है, तो ऐसे करके अगर आप घुमा रहे हो तो क्या है, डायमीटर के बाद अगर आप रोटेट कर रहे हो कुछ इस तरह से, ये अगर आपका रोटेशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है mr²by 4। तो ये दो जगह सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, एक तो डिस्क में और एक रिंग में। डिस्क हम देख चुके हैं, रिंग की बात कर लेते हैं, है ना भाई, दोनों बातें खत्म हो जाएगी। लेट सपोज अब मैंने क्या लिया, एक रिंग लिया। सर रिंग का जो सेंटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो क्या, सर वो था mr²। क्या था, आई इज इक्वल टू mr²। क्या दोबारा से ये क्या है, आई जेड जेड है, इसका मतलब आई एक्स एक्स कितना हो जाएगा, सर क्या साफ साफ लिख दूं mr²by 2, क्योंकि आई एक्स एक्स प्लस आई वाई आई जेड जेड के बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ आई एक्स हो जाएगा आई जेड के बराबर, तो आई एक्स हो जाएगा आई जेड डिवाइड बाई 2। तो किसी भी रिंग के डायमीटर के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछोगे वो कितना हो जाएगा, mr²। ठीक है, तो डायमीटर के अबाउट आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात कर ली, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात कर ली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ लिया, किन किन फैक्टर्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है वो समझ लिया, कुछ कॉमन चीज है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट पूछा जा सकता है, हमने वो समझ लिया। ठीक है, आई होप इस सेशन से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। एक चीज और मुझे आपको बताएं, दैट इज कॉल्ड, या वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि आपको एनर्जी की बात बतानी है मुझे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट करने वाला जो पार्ट है ना, वो डेरिवेशन बेस्ड ज्यादा पार्ट है, और मुझे पता है कि आपके पेपर में कुछ भी डेरिवेशन बेस्ड चीज आ ही नहीं सकती, जब आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पूरे सिनेरियो से, ये कर सकते हो कि लेट सपोज रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक ये क्वेश्चन डिपेंड कर सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन फैक्टर्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, टॉर्क किस चीज के इक्वल होता है, टॉर्क से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम से एंगुलर वेलोसिटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रिलेशन है। ये सब बातें डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड चीजें आपसे जो है वो पूछी जा सकती है, इसके अलावा कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। और ये कुछ रिजल्ट जो मैंने ड्राइव करे हैं, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की जो एप्लीकेबिलिटी की जो कंडीशन है कि 2D ऑब्जेक्ट्स पर ही एप्लीकेबल है वो, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जो आपको चीजें पता होनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का पता होना चाहिए, उसके बाद पूरे ऑब्जेक्ट का मास, देन द डिस्टेंस व्हिच इज बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द न्यू एक्सिस। ये आप कर लेंगे तो इस तरह से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये सेशन समझ आया होगा, कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे रीच आउट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, आई लव फिजिक्स।